हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल नीट प्रैक्टिस। मुझे आशा कर आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो सारा समझ आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो अगली क्लास आने पढ़ा रहा हूँ मैं आज की क्लास, उसमें भी आपको जो पढ़ाऊँगा वो समझ आएगा। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के क्लास शुरू करते हैं। आपको एक बात याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं आज लिविंग टिश्यू में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। लिविंग टिश्यू में वाटर होता है 70 से 90%। लिविंग टिश्यू में वाटर होता है 70 से 90%। ठीक है दोस्तों। प्रोटीन की मात्रा होती है 10 से 15%। न्यूक्लिक एसिड होता है 5 से 7%। कार्बोहाइड्रेट होता है 3%। लिपिड होते हैं 2%। और आयंस होता है 1%। ठीक है दोस्तों, ये सारणी आप याद रखिएगा, इसके सारे मान भी याद रखिएगा आपकी। वाटर कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस, सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक एक करके देखते हैं और फिर उनको पहचानते हैं, और जो ऑर्गेनिक पहचान में नहीं आता फिर उसका स्ट्रक्चर अणुभार निकाल कर उसका नामकरण किया जाता है। जैसा कि अभी आने वाले पेज में आपको मैं बता दूंगा, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से समझा दूंगा। अभी आने वाले पेज में रुकिए आप। इनऑर्गेनिक एलिमेंट कंपाउंड, लिविंग टिश्यू को देखा जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लिविंग टिश्यू में वाटर 70 से 90% के बीच होता है। वाटर सबसे ज़्यादा होता है लिविंग टिश्यू में। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसमें से पानी बाहर निकाला जाता है और टिश्यू सूख जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सूखे हुए टिश्यू को या इस क्रिया को ड्राई कहते हैं। फिर उसमें अधिक से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जब टिश्यू सूख जाता है तो उसमें अधिक से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सबसे अधिक कार्बन कंपाउंड होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत काम आने वाली चीज़ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे अधिक कार्बन कंपाउंड होते हैं। टिश्यू को जलाने पर कार्बन कंपाउंड CO2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कार्बन कंपाउंड बाहर निकल जाएंगे तो सिंपल सी बात है, बचेंगे क्या, उसमें जो तत्व होंगे वही बचेंगे। CO2 तो क्या गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, तो तत्व ही बचेंगे। और इसमें एलिमेंट बचते हैं जिसे राख कहते हैं। जो राख होती है उसमें सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं टिश्यू के। फिर इनको एक एक करके अलग अलग करते हैं, इनकी पहचान करते हैं और इनका निर्माण या नामकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं और समझेंगे आगे। यहाँ देखिए, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने बताया था आपको, हज़ारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे, जिन्हें अपन एक एक करके या आइसोलेट करके, कंपाउंड आइसोलेट एक एक करेंगे। फिर उसके बाद उनकी पहचान करेंगे। पहचान अगर नहीं हो पाती अपन से तो अपन उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे या ढूंढने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से। फिर उसके बाद उनका नामकरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट कंपाउंड, सबसे पहले अपन लेते हैं लिविंग टिश्यू। एक लिविंग टिश्यू लिया तो लिविंग टिश्यू, जो नॉर्मल लिविंग टिश्यू होता है उसमें मैक्सिमम वाटर होता है।
तो वाटर के साथ जो उसका वेट होता है ना, उसके वेट को अपन बोलते हैं फ्रेश वेट। ठीक है दोस्तों, जब अपन उसको सुखाते हैं फ्रेश वेट को, लिविंग टिश्यू जो होता है नॉर्मली अपना, तो अपन उसको सुखाते हैं, तो सुखाते हैं उस समय जो उसका जल होता है वो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, वातावरण में मिल जाता है वाष्प के रूप में। और जो फिर सूखा हुआ जो टिश्यू होता है अपना, उस टिश्यू का जो वेट होता है, उस वेट को अपन बोलते हैं ड्राई वेट। उसमें मैक्सिमम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड होता है मोस्टली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं तो उनको अपन जलाते हैं, जलाने के बाद उसमें से CO2 बाहर निकल गया। ठीक है दोस्तों, CO2 बाहर निकल गया तो बचे क्या अपने पास, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही बचे। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो बाहर निकल गए CO2 के रूप में, तो अपने पास मोस्टली एलिमेंट ही बचे। मिक्सचर होता है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का होता है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड तो बाहर निकल जाते हैं सारे, तो बचते हैं अपने पास क्या, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, अकार्बनिक तत्व। जो कार्बनिक तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो जो कार्बनिक तत्व बचते हैं ना, वही राख होती है। उस राख में से सारे तत्वों को अलग अलग किया जाता है, एक एक करके अलग अलग किया जाता है। फिर उसके बाद उनकी पहचान की जाती है, फिर उनके बाद उनका संगठन बनाया जाता है, आई मीन नामकरण किया जाता है कि ये कौन से तत्व है। यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है भाई दोस्तों। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टा पे DM करें, या मेरे को यहीं कमेंट में बता दें, और अपना ईमेल बता दें आपकी, या तो आपका इंस्टा अकाउंट बता दें। नहीं तो आप मेरे को इंस्टा अकाउंट पे आके फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रोज़ नई नई स्टोरी डालता हूँ, तो आप वो भी देखिएगा एग्ज़ाम से संबंधित। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पढ़ते हैं अपन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचयन। ठीक है दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी सेल में, आई मीन किसी भी जीवधारी, कोई भी जीवधारी ले लो आप, उसकी कोई भी सेल ले लो, कोई भी कोशिका, उसमें जितनी भी अभिक्रियाएं होती है ना, उसकी सेल में जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, उन सारी अभिक्रियाओं को बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म, उपापचय। ठीक है दोस्तों, जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, उनको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। सभी रिएक्शन में जो केमिकल होता है ना, सभी रिएक्शन में जो भी केमिकल होता है, उस केमिकल को बोलते हैं अपन मेटाबॉली। ठीक है दोस्तों, सभी रिएक्शन में जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं अपन मेटाबॉली। बॉडी में सभी या पूरे केमिकल को मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। जो अपनी बॉडी में जितने भी केमिकल होते हैं ना, सारे के सारे, उन सारे केमिकलों को अपन बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, NCERT की लाइन है सारी के सारी। अपनी बॉडी में जितने भी केमिकल होता है, सारे केमिकलों को बोलते हैं अपन मेटाबोलाइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स देख लेते हैं। वो मेटाबोलाइट जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते। सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते, मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट सभी जीवधारी में उपस्थित होते हैं, और जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केवल और केवल पौधे, फंजाई और माइक्रोब्स में मिलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, फंजाई, माइक्रोब्स और प्लांट्स, केवल और केवल 3 चीज़ों में मिलते हैं, प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स। ध्यान रखना दोस्तों। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जीवन भर बनते हैं, मतलब लाइफ टाइम तक इनका निर्माण होता है बॉडी के अंदर, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो तभी बनते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है।
ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम सरलता से अलग कर सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम सरलता से अलग कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम सरलता से अलग नहीं कर सकते, इजीली इनको आइसोलेट नहीं कर सकते अपन। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम जानते हैं इसलिए पहचानना संभव होता है इनको। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम जानते हैं इसलिए इनको पहचानना संभव होता है, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम नहीं जानते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिएगा इसको। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मानव कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट मानव कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि इनमें मुख्य है रबड़, मसाले, औषधि, इत्र जो परफ्यूम होती है अपनी, और कलर्स वर्णक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रबड़ और स्पाइस और मेडिसिन्स, परफ्यूम एंड कलर्स। याद रखिएगा, मोस्टली एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। कुछ द्वितीयक उपापचयज का पारिस्थितिक में महत्व होता है। कुछ द्वितीयक उपापचयों का पारिस्थितिकी में महत्व होता है। पारिस्थितिक मतलब वातावरण, पर्यावरण में महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, उनमें मुख्य है पॉलिन्यूशन, एंथेनिन और एरसोनेटिक। ठीक है दोस्तों, पॉलिन्यूशन का तो मेरे को वर्क लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में, और जो एंथेनिन है वो लिखा हुआ है कि ये फूलों पर रंग लाता है। एंथेनिन के कारण फूलों पर रंग आता है और एरसोनेटिक के कारण फूलों पर सुगंध आती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, याद करने वाली चीज़ें सारी याद कर लीजिएगा इनको आप। वे रासायनिक जो पादप निर्माण करते हैं जिनको जानवर नहीं खाते हैं, वे द्वितीयक उपापचय कहलाती हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वे रासायनिक पदार्थ, ठीक है दोस्तों, वे रासायनिक पदार्थ जिनका निर्माण तो पादपों से होता है लेकिन उनको जानवर खाते नहीं हैं, उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या द्वितीयक उपापचयज कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। हाँ, तो आपको मैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताता हूँ। ऐसे वर्णक होता है, वो होता है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है दोस्तों, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स। ठीक है, इसमें दो दिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स। और एल्कलॉइड होते हैं वो मार्फिन और कॉडेसिन। टर्पिन वाइडल होते हैं मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। ठीक है दोस्तों, आवश्यक तेल होते हैं वो नींबू घास तेल होता है, जिसे मतलब एनिमल्स इजीली खाते नहीं हैं। टॉक्सिन होता है एब्रिन और रेसिन। ये सारणी दोस्तों याद कर लीजिएगा आप। टॉक्सिन होता है वो होता है एब्रिन और रेसिन, और लैक्टिन्स होता है क्रॉनकेलेविन ए। ड्रग्स होती है वो होती है बीन ब्लास्टीन और कुरकुमिन। और कुरकुमिन, ध्यान रखना दोस्तों। और जो पॉलीमर थिंग्स होती है, पॉलीमर पदार्थ होते हैं, वो होता है रबड़, गोंद और सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में प्रथम स्थान पर कार्बोहाइड्रेट आते हैं तथा दूसरे स्थान पर प्रोटीन आते हैं, क्योंकि ये एंजाइम का निर्माण करते हैं। तीसरे स्थान पर लिपिड आते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं।
ठीक है दोस्तों। जो पहले स्थान पर आता है वो कार्बोहाइड्रेट, दूसरे स्थान पर आता है प्रोटीन और तीसरे स्थान पर आता है लिपिड, जो कि लिपिड करती है मेम्ब्रेन का निर्माण और प्रोटीन करता है एंजाइम का निर्माण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। खनिज लवण प्रचुर मात्रा में प्राथमिक उपापचयज में मिलते हैं। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में प्राथमिक उपापचयज आई मीन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में मिलते हैं। खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मतलब अधिक से अधिक मात्रा में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में मिलते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में मिलते हैं टर्टेन्स, नाइट्रोजन के व्युत्पन्न एंड अदर कुछ चीज़ें मिलती हैं जो मैं आपको अभी बता दूंगा। टर्टेन्स पढ़ेंगे अपन। यह द्वितीयक उपापचयज का सबसे बड़ा समूह है। यह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सबसे बड़ा समूह है। इसमें 2C मतलब 2 कार्बन कंपाउंड, इसको बोलते हैं एसिटाइल। इसमें 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं, आइसोप्रोपेन बोलते हैं इसको। टू आई सी 10 CC आई मीन 10 CC का मतलब है 10 कार्बन कंपाउंड, जिसको बोलते हैं मोनोटर्टेन्स। ठीक है दोस्तों। 4IC इसमें 20 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको बोलते हैं डाइटर्टेन्स। कुनेन, फिर आता है कुनेन। प्लांट नर्व में पाया जाता है सिनकोना। जो सिनकोना पाया जाता है ना प्लांट नर्व में, प्लांट की तंत्रिका कोशिका में, जो सिनकोना नाम का पदार्थ पाया जाता है वही कुनेन होता है। ध्यान रखना दोस्तों, प्लांट की सेल की जो नर्व होती है उसमें जो सिनकोना पाया जाता है उसे ही कुनेन कहते हैं। नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स, ये पढ़ेंगे अपन, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन नहीं बनाते। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटीन नहीं बनाते उन्हें ही नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड कहते हैं। जो प्रोटीन नहीं बनाते उन्हें ही नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड कहते हैं। जिनका एग्जाम्पल है, पहला है डेक्स्ट्रो एमिनो एसिड, दूसरा है गामा एमिनो एसिड। याद रखना दोस्तों, डेक्स्ट्रो एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं। डेक्स्ट्रो एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड ये दोनों प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। अब फिर जो मैंने बताया था आपको, अदर में पढ़ते हैं अपन लिग्निन होता है। लिग्निन पाया जाता है स्क्लेरेंसाइमा में। स्क्लेरेंसाइमा, याद रखना दोस्तों, लिग्निन पाया जाता है किसमें? स्क्लेरेंसाइमा में। सुबेरिन पाया जाता है कॉर्क में। क्यूटिन पाया जाता है एपिडर्मिस की कोटिंग करता है। क्यूटिन है जो एपिडर्मिस की कोटिंग करता है। ठीक है दोस्तों। और एंथोसाइनिन पेटल सेल में पाया जाता है। पेटल सेल की जो वैक्यूल होती है ना उसमें पाया जाता है एंथिनोसाइनिन। क्यूमेरिन्स पाया जाता है बीज अंकुरण के लिए प्रतिरोधी होते हैं। क्यूमेरिन्स बीज अंकुरण के लिए प्रतिरोधी होते हैं। लाइकोपिन टमाटर के पल्प में पाया जाता है। लाइकोपिन, ये याद रखना, लाइकोपिन होता है जो टमाटर के पल्प में पाया जाता है। लाइकोपिन टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। लाइकोपिन टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे मैं उतनी ही जल्दी सारी वीडियो लाऊंगा। और मैं आपसे एक प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि बहुत जल्द मैं आपके लिए मैथ्स के टीचर, जीके के टीचर और करंट अफेयर्स के टीचर, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के टीचर भी उपलब्ध करवा दूँगा। जितना आप मेरे को सपोर्ट करोगे मैं सारे टीचर जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दूँगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ कर नहीं सकता मैं। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं भी कैसे टीचरों को क्या करूँगा, कहाँ से लाऊँगा टीचर। अगर आप चाहते हो कि मैं टीचर लाऊँ तो मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और लाइक बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, लाइक तो बढ़ाइए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उससे कम सब्सक्राइबर हैं अभी, तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को यार। ऐसे सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना दिखाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलो बाय बाय।